हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बेटर। आज डायरेक्ट सिलेबस पे एंट्री है अपनी। अरे हाँ कि ना। एंड आपके, अगर आपको पता हो, पूरे सीएमए इंटर पे टोटल कितने सेक्शन है सिलेबस पे? कितने सेक्शन है टोटल? 4 सेक्शन है। ठीक है। पार्ट ए है बिजनेस लॉस, जिसमें आपका सबसे पहला चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक आपको पार्ट बी मिलेगा इंडस्ट्रियल लॉस, ठीक है, जिसमें आप सारे इंडस्ट्रीज के लॉ पढ़ोगे, एक एक करके जाएंगे अपन। तीसरा सेक्शन मिलेगा कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, और चौथा मिलेगा लॉ एंड एथिक्स। ऐसे बटे हुए हो, बराबर है क्या? जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बिजनेस लॉस का। बिजनेस लॉस में भी सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हालांकि चारों सेक्शन में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन यहां से शुरुआत कर रहे, बराबर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सीएमए फाउंडेशन में किस किस ने इस एक्ट को पढ़ा? यानी कि भाई जो ग्रेजुएशन से आया होगा डेफिनेटली उतना डेप्थ में पढ़ा नहीं होगा, यस और नो? तो फाउंडेशन वाले कितने? फुल हैंड, लगभग सारे ही हैं। ग्रेजुएशन वाले? ठीक है, चलो। वैसे तो शुरुआत में स्क्रैच से ही करने वाला। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको क्यों की बताई, ये कौन से सेक्शन के अंदर है आपके? बिजनेस लॉस। साथ में आवाज आनी चाहिए, कौन से सेक्शन में? बिजनेस लॉस, बराबर है क्या? 100%। यानी कि जो बिजनेस होता होगा उनको गवर्न करने के लिए एक्ट बना है। अच्छा, बिजनेस को गवर्न करने के लिए अकेला एक्ट नहीं है, इसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, पार्टनरशिप भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, हाँ कि ना? लेकिन शुरुआत हम इससे कर रहे हैं, यस और नो? तो बिजनेस लॉस कैसे कैसे बिजनेस को गवर्न करता है, कैसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को गवर्न करता है, सारी चीज समझेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्चुअल में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नाम पे क्या आ रहा है? एक्ट। किसने बनाया होगा? अरे किसने बनाया होगा? यानी कि संसद में, हाँ कि ना? बिल्कुल गलत। जरा 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 इधर ध्यान दो, जरा इधर ध्यान दो। 1872 आजादी कब मिली थी? 1947 में। कौन से दिन को? पता है ना इतना? हाँ, ठीक है। ये एक्ट कब का है? 1872 का। क्या लगता है कौन बनाया होगा? एग्जैक्टली। उस समय हमारा पार्लियामेंट बना नहीं था, उस समय ब्रिटिशर्स लोग का राज हुआ करता था, बराबर? तो मैं आपको बता दूं पहले एक्ट बनाया किसने, उसके बाद मैं सारी चीजों में जाऊंगा। एक्ट बनाने वाले ये कुछ लोग हैं, ध्यान पे देखो। द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन था ये? ब्रिटिश इंडिया। वॉज अ लेजिस्लेचर फॉर ब्रिटिश इंडिया। साला अपने नाम के आगे पहले ब्रिटिश लगता था उस समय, समझ में आई क्या बात? उन्होंने ये बनाया था। 1861 से लेकर 1947 तक वही थे हमारे पास। इसके बाद कौन आ गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और ये जो दिख रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, इनने हमारा संविधान बनाया है। संविधान बना कब? ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आने के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बन चुका था। हमने तो बस क्या किया है, वो जो बना बनाया देके गए ना, हमने उसको क्या किया? अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। बना बनाया था। अरे हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है क्या? नहीं, लेकिन है तो एक्ट ही। अरे यस और नो? तो हमने यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने इस एक्ट को बनाया नहीं है। किसने बनाया है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि क्या था उस समय? ब्रिटिश इंडिया, हाँ कि ना? आजादी के बाद जब पार्लियामेंट बना तो हमने जस्ट इस बने बनाए एक्ट को क्या कर लिया है? अडॉप्ट कर लिया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? अरे यस और नो? ठीक है। चैप्टर का नाम मेरे को एक बार बोलेंगे, क्या है? क्या? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको लग रहा होगा सर फोकस क्यों आ रहा है बार बार द में, हाँ कि ना? कभी भी मैं आपको कोई सा भी एक्ट पढ़ाऊंगा, कभी भी मैं आपको कोई सा भी एक्ट पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? सेक्शन 1। अरे क्या पढ़ेंगे? बनाया किसने इसको?
ब्रिटिश इंडिया ने, यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमने बस क्या किया है, अडॉप्ट, यस और नो। चलो अभी सबसे पहले जब मैं अगर आपको लेके जाता हूं किस पे, सेक्शन नंबर 1 पे, किस पे लेके जा रहा हूं, सेक्शन नंबर 1। कोई भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1, कोई भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 3 चीज बताएगा आपको। कोई भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 आपको 3 चीज बताएगा। शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि सेक्शन नंबर 1 उस एक्ट का शॉर्ट टाइटल बताएगा, एक्सटेंट मतलब वो लगता कहां कहां है वो बताएगा, और तीसरा वो पिक्चर पे आया कब था वो बताएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कितनी चीज बता रहा है सेक्शन नंबर 1? सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, दूसरा क्या है, एक्सटेंट, तीसरा क्या है, कमेंसमेंट। बराबर है क्या? शॉर्ट टाइटल मेरे को बताने की जरूरत है क्या? अभी क्या है, क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यही है, ठीक है। चलो यहां से ही शुरुआत करेंगे, एक्सटेंट में भी जाऊंगा, कमेंसमेंट में भी जाऊंगा, पूरा फोकस इधर। फिर आपको पता ना जो मैं बताता हूं कोई बताता भरोसा है ना इतना? हाँ, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, कभी भी कोई भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल जब शुरू हो रहा है यहां पे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, हाँ कि ना? कभी भी कोई भी एक्ट पढ़ेंगे हम सबसे पहले जाएंगे उसके पीछे कि ये आया कब था, 1872 में। इस 1872 को हम क्या बोलते हैं आपको पता है? इफेक्टिव ईयर। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव ईयर। यानी कि ये एक्ट पिक्चर में आया कब था। टू बी मोर प्रिसाइज सर, इफेक्टिव ईयर तो ईयर है, कौन सी डेट को आया था? फाउंडेशन में पढ़े 1 सितंबर 1872। ये मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव डेट है, वो इफेक्टिव ईयर था। मजे की बात, हेलो मजे की बात, इफेक्टिव ईयर इज 1872, इफेक्टिव डेट इज 1 सितंबर 1872। बेटा 1872 को ना ये एक्ट कमेंसमेंट में आया था बेटा, 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट कमेंसमेंट में आया था। कमेंसमेंट में मतलब सर ये लागू हो गया था। मैं एक बात बता दूं, एक्ट बनने में और एक्ट लागू होने में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ के लेना, मान लो हमने सबको अग्रवाल क्लासेस की एक टी शर्ट दी है, दी है क्या? दी नहीं है, मतलब एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल में तो हाँ बोलो, दी है क्या? ठीक है, उसमें लिखा हुआ है सीएमए इंटर अग्रवाल क्लासेस, बराबर है क्या? और तुमको एक एक आईडी कार्ड दी हुई है, बरोबर। हमने बोला कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, एक एक जन आता है अपना वो रसीद दिखाता है, कुछ नहीं, आपको जो टी शर्ट दी है सीएमए इंटर की ब्लैक कलर की पहन के आना है, आईडी कार्ड लटका के आना है। जो बच्चा आएगा नहीं उसको क्लास में बैठाएंगे नहीं, हाँ कि ना? अब ये स्टार्टिंग के दिन में तो नहीं कर सकते, हमको भी तो टी शर्ट देने में समय लगेगा। हम सब ने टी शर्ट दे दी, और मतलब 15 जनवरी से ये वाला नियम लागू है। बन कब गया था? आज से। लागू कब हो रहा है? 15 तारीख से। तो तुम समझ में आ रहा है, बनना और लागू होना इसमें जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि आज कौन सी तारीख है? 11, यानी कि आप 12, 13, 14 तक कैजुअल ड्रेस में हो, बिना आईडी कार्ड के हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन नियम बन चुका है, लेकिन नियम का पालन हो रहा है 15 तारीख से। फर्क में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्ट बनने में और एक्ट कमेंसमेंट में फर्क है। कमेंसमेंट यानी कि लागू होना शुरू हो गया है। तो सर बनने को क्या बोलते हैं? बनने को बोलते हैं इनैक्ट, इनैक्टेड। बनने को क्या बोलते हैं? इनैक्टेड। लागू होने को क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट। हेलो, बनने को क्या बोलते हैं? इनैक्टमेंट। लागू होने को क्या बोलते हैं? कमेंसमेंट, हाँ कि ना? अब मजे की बात है, सर बना कब था? लागू तो अपने को पता आ गया, क्योंकि अपन ने क्या बोल दिया? इफेक्ट। ये बना था, कोई गैस करेगा क्या? कोई गैस करेगा क्या? हाँ, क्या गैस मारा है? हाँ, देखने ये बना कब था? अच्छा, बनाया कौन था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। बन गया था 25 अप्रैल 1872। यानी कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा बिल पास करते हो, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है तो जाके वो एक्ट बनता है, उसको बोलते हैं इनैक्टमेंट। लेकिन उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है। ये बन तो गया है, कमेंस कब से होगा? 1 सितंबर 1872। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है?
ये वर्ड की गंभीरता समझ रहे हो तुम? हम कई बार इनेक्टेड और कमेंसमेंट को वन एंड द सेम थिंग कंसिडर करते, वो है नहीं। हाँ कि ना? ये इस बात की इंपॉर्टेंस अभी नहीं है, इस बात की इंपॉर्टेंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, इस बात की इंपॉर्टेंस आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे तब मिलेगी। ये छोटे छोटे वर्ड है और बहुत ईमानदारी से इसको पढ़ के लेना। किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो हमने अभी सिर्फ शॉर्ट टाइटल का अभी 1872 डिस्कस किया है। आता हूं मैं वापस से, आ जाऊं वापस से। ये क्लियर है सबको? आया कब था ये एक्ट? 1872। इफेक्टिव ईयर, इफेक्टिव डेट 1 सितंबर 1872। टू बी मोर प्रिसाइज इसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट डेट। हाँ कि ना? कब से कमेंस हो गया था? 1 सितंबर 1870। हमने बनाया नहीं है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ब्रिटिश इंडिया था उसने बनाया था, हमने तो अडॉप्ट किया है। मजे की बात क्या है, यहां पे क्या लिखा है? क्या एक्ट एक लॉ है? क्या एक्ट एक लॉ है? बराबर है क्या? इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे? रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस। गलत बात बेटा। लॉ के अंदर आता है एक्ट, लॉ के अंदर आता है रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स। एक्ट के अंदर तो सिर्फ सेक्शंस आते हैं। हेलो, समझ पा रहे हो तुम? जागो। यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं लिखा है कि इसमें तुम एक्ट भी पढ़ लो, रूल्स भी पढ़ लो, रेगुलेशन भी पढ़ लो। यहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा है जिसमें सेक्शन के अलावा तुमको कुछ भी मिलने वाला। 1872 में रूल्स मेकिंग पावर नहीं दिया जाता था। जो बनाता था एक बार वहां पे जो बन गया काउंसिल में वो बन गया, उसके अंदर रूल्स है, उसके अंदर सब कुछ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सही सही बोलो, तुमको समझ रहा है ये? अभी मैं जब तुमको तुम्हारा सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा, पार्ट 3, उस पे है कॉर्पोरेट लॉ। यानी कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर तुमको मैं एक्ट भी पढ़ाऊंगा, रूल्स भी पढ़ाऊंगा, रेगुलेशन भी पढ़ाऊंगा, ऑर्डिनेंस भी पढ़ाऊंगा। दैट इज अ कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट। समझ में आई क्या बात? ये क्या कर रहा हूं मैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं। मजे की बात बताऊं क्या तुमको? ये एक्ट जब से बना है, ये एक्ट जब से बना है आज तक एक सिंगल अमेंडमेंट नहीं आया इसमें। कारण बताऊं क्या? जस्टिस सुने हो? जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया था, ऐसे कुछ 30-40 जस्टिस की टीम ने मिलके इसको बनाया था, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उनका विजन देखो, उन्होंने कितना लंबा सोचा। साला 1872 से लेके आज तक कोई चेंज नहीं आया। कंपनी लॉ में अभी शायद बात कर रहा हूं तो चेंज आ गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मामले सब्सटेंस पकड़ में आ रहा है कि मतलब क्या है इंपॉर्टेंस इस चीज की, बनाना किसने है। अभी तो धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अरे थीम क्रिएट हो रही है, ठीक है? तो क्या पढ़ने वाले हो इसके अंदर? तुम सिर्फ सेक्शंस पढ़ने वाले हो और उन सेक्शंस के अंदर कुछ चीज का क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन में है। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन मिलने वाला नहीं है। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी भी नहीं है। बस लेजिस्लेटिव बॉडी जो बना के गई थी, हम इंप्लीमेंट करते, डिस्प्यूट आता है, सीधा मामला जाता है। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी का कोई खेल नहीं है। समझ में आई क्या बात? अरे समझ में आ रही है? कभी भी 1872 के बाद एक्ट में जाएंगे और एक्ट के ये वाला जो मुद्दा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मुद्दा रहता है, ये हमेशा पीछे से जाना। ये हमने को क्या बताता है? क्या बताता है? सब्जेक्ट। अरे जो 1872 में जो एक्ट आया है वो किस विषय पे आया है? कॉन्ट्रैक्ट से आया है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? यूके के, यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि आप और मैं अगर आज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में भी गया नहीं हूं, आप और मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यूके में करेंगे तो कौन सा लगेगा? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ कि ना? मजे की बात बताऊं क्या? बनाया किसने है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि गोरों ने, यानी कि इंग्लैंड वालों ने। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इस एक्ट पे। और वो जो इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मात्र 10% का डिफरेंस है। मात्र वो डिफरेंस बताते जाऊंगा कि इधर पे क्या उधर पे क्या है। मैं इंग्लैंड के स्टूडेंट्स को, मेरे पे 2-3 क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया में बैठ के पढ़ाता हूं व्हाट्सएप के थ्रू, उनकी केस स्टडीज को। कि कोई फर्क नहीं है। बनाया किसने? गोरो। राज किसका था? गोरो का। कॉपी पेस्ट मार दिया इधर, अपन ने भी ले लिया वापस आजादी के बाद। समझ में है क्या बात?
और मजे की बात बता दूं, यूके का कोई सा भी लॉ हो, इंडिया का कोई सा भी लॉ हो, दोनों ही पूरा कॉपी पेस्ट है। अपन ने पूरा वहां से किया, बस चेंजेस है, कोई भी लॉ। इसीलिए मैं आपको बता दूं, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हूं तो अभी अगर मेरे को यूके का सीएस बनना होगा, वैसे यूके के सीएस बनने के लिए मेरे को 20 पेपर देने होते हैं। समझ में आई क्या बात? मैं इंडिया का सीएस बन गया हूं, मेरे को वहां पे 17 पेपर की माफी है, मेरे को सिर्फ 3 पेपर देना, मैं वहां का यूके का सीएस बन जाऊंगा। समझ में आई क्या बात? कारण क्या है पता है क्या? लॉ सेम है, तो जब यहाँ का पूरा पढ़ लिया तो 17 वहां का माफ है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, हमारे इंस्टीट्यूट का और उनके इंस्टीट्यूट का ऐसा एमओयू हुआ है। और ऐसे आपका भी बहुत सारे जगह पे है, ऐसे सीए वालों का भी बहुत सारी जगह पे है। बैक टू द पॉइंट, समझ में आ रहा है सब्सटेंस? ठीक है, शॉर्ट टाइटल यहां पे खत्म हुआ है, शॉर्ट टाइटल यहां पे खत्म हुआ है। शॉर्ट टाइटल क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समझ में आई बात? कभी भी जीवन में इस एक्ट का रेफरेंस दोगे कहीं पे भी, एक्ट का कभी भी ए छोटा नहीं होगा। एक्ट का ए हमेशा बड़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट का सी हमेशा बड़ा होगा, और इंडिया का आई तो हमेशा बड़ा होगा ही। सर एक्ट बड़ा क्यों बोल रहे हो, एक्ट बड़ा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं स्मॉल में एक्ट लिखूंगा तो वो एक्ट होता है जो मैं कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। ये वो वाला एक्ट नहीं है, ये एक्ट कानून है, तो इसलिए बड़ा एक्ट चाहिए। समझ में आई क्या बात? अब मैं ग्रामर तो नहीं पढ़ाऊंगा इधर, बट बेसिक बता दिया आपको। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? तो शॉर्ट टाइटल क्या है, फटाक से बोलेंगे, बोलो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। सेक्शन 1 के अंदर एक चीज अपन ने कवर की, क्या? शॉर्ट टाइटल। दूसरा क्या बचा है? एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? पहले बताओ कितनी चीज होती है सेक्शन 1 में? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। हमने क्या कवर किया है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि इसकी हद क्या है, एक्सटेंट यानी कि कहां कहां तक लगेगा, हाँ कि ना? कमेंसमेंट तो आप पढ़ लिए पहले ही, अब बचा क्या है? कमेंसमेंट बताइए कब आया था? 1 सितंबर 1872। इनैक्ट कब हो गया था? 25 अप्रैल 1872। फर्क समझ में आ रहा है इनैक्ट और कमेंसमेंट में? यस और नो? एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में। नहीं लगता है क्या? किसने बताया? हैं? अमित शाह ने। ठीक है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर में लगता है? सेक्शन, अबे आर्टिकल 370 है, सेक्शन 370 नहीं है। हाँ, आर्टिकल 370 का क्या हुआ है? निकाल दिया है। इसीलिए बोलता हूं, मेरे से पढ़ा करो। आर्टिकल 370 को निकाला नहीं है, अमेंड किया है। आर्टिकल 370 को निकाला नहीं है। किसी के डैडी में इतना दम नहीं है कि संविधान के आर्टिकल को कोई हटा दे। संविधान इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। आर्टिकल 370 को हटाया गया नहीं है, आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया है। आर्टिकल 370 बोलता क्या था? आर्टिकल 370 बोलता क्या था? बस हवा में तीर मार रहे हो कि आर्टिकल 370 हट गया है। आर्टिकल 370 ये बोलता था कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऑटोनॉमस स्टेट है, यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टेट को एक दर्जा देता था, एक स्टेटस देता था कि आप ऑटोनॉमस स्टेट हो। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस यानी कि जो खुद के नियम कानून खुद बनाएगा। सेंट्रल एक्ट जो पार्लियामेंट बनाएगी वो उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। वो चाहेगा तो एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको अमेंड किया है, इसको हटाया नहीं है। अमेंड करके क्या बोला? बोले जम्मू एंड कश्मीर अब ऑटोनॉमस स्टेटस वाला नहीं है, और भारत ही है। जो एक्ट लगेगा, पहले भी भारत नहीं था, अब जो एक्ट लगेगा सब जगह लगेगा, हाँ ना? तुम्हारे पास लेकिन क्या सबूत है कि अमित शाह ने ऐसा कुछ नोटिफिकेशन पास किया है? अरे किया है, कहां किया है? पार्लियामेंट में पास किया है बेटा। पार्लियामेंट में उसने अमेंड करने की चीज पास की थी बेटा। नोटिफिकेशन तो पास होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट में, जो अमित शाह चलाते हैं, हाँ कि ना? अरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? अमित शाह। तो तुम्हारे पास कुछ सबूत है क्या कि भाई ये अमित शाह ने नोटिफिकेशन दे दिया करके? अरे है,
नहीं है। आज वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं लगते थे, भाई और बहनों अब लगेंगे। ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, उस नोटिफिकेशन का नंबर यहीं से याद कर लो मेरे दिखाने से पहले ही। नोटिफिकेशन नंबर है 3912E, 3912E ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नोटिफिकेशन की डेट बताइए, 30 अक्टूबर 2019। 30 अक्टूबर 2019 को बोल दिया। आज नोटिफिकेशन आ गया है। आज के पहले जितने भी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे वो सब के सब लगेंगे। समझ में आई क्या बात? अब लेकिन मैं वापस से इस मुद्दे में आ रहा हूं। नोटिफिकेशन नंबर 3912E, 3912E, 3912E। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं इस नोटिफिकेशन में? ये नोटिफिकेशन आपको जानना आपका हक है यार। समझ में आई क्या बात? अरे कोई से नोटिफिकेशन जानो ना जानो, नंबर याद रखो ना रखो, ये तो रखो। नोटिफिकेशन नंबर 3912E, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। डेट ऑफ दिस नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2019, यानी कि सर 30 अक्टूबर 2019 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लगता। एक्चुअल में 29 से नहीं लगता था, 30 से लगना शुरू हो गया है। दिखाऊंगा नोटिफिकेशन, टेंशन मत करो, पहले याद करो सारी चीजें। ठीक है? अरे यस और नो। लेकिन उस नोटिफिकेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, जिसके अंदर लद्दाख भी आता था, जिसमें आप बाइक से जाने का सपना देखते ही होगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख भी आता था, लेकिन आज जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है, और जो लद्दाख उसके अंदर ही आता था उसको भी हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया है। किसी को पता है यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अरे जिसको नहीं पता है फुल हैंड उठाओ, तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की कसम है 25-30 लग जाएंगे, जल्दी उठाओ। हाँ, बस 3 को ही नहीं पता, बाकी सबको पता है। तुमको बोले अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आना बचा, इंटर का देखेंगे। हाँ कि ना? जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था पहले, जिसके अंदर क्या आता था? लद्दाख। अब जम्मू एंड कश्मीर का 2 भाग कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग कर दिया है, लद्दाख को एक अलग कर दिया है। कैसे अलग किया समझ के लेना। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, हाँ कि ना? अब बोल दिया जम्मू एंड कश्मीर का 2 हिस्सा करो, उसमें बोलो जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को बोलो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। सर क्या फर्क है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वहां का चीफ मिनिस्टर। अब हम उसको स्टेट गवर्नमेंट ना बोल के क्या बोल दिए? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बोला, यूनियन यानी कि अब उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। यानी कि अब वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर होने वाला नहीं है, उसका पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसको यूनियन टेरिटरी बोला। बस फर्क इतना है, जम्मू एंड कश्मीर का 2 भाग करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। इंडिया में ऐसी 8-9 यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़, दिल्ली, आसाम, ये सब यूनियन टेरिटरी है। ये सब का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है। यहां पे कोई चीफ मिनिस्टर होता? यस और नो? क्या हुआ? आया। चलो ध्यान दो, उधर आ रहा है क्या? आएगा। यस आया। ध्यान दो। ठीक है। अरे यार तुम सेक्शन 1 पे ही रुका दियो मेरे को, अभी समझो मामले की गंभीरता आगे बहुत है। वापस से सेक्शन 1 के अंदर क्या क्या चीज है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 extend, it extends to the whole of India. Notification number 3912E of Ministry of Home Affairs, date number 30 अक्टूबर 2019, commencement date 1st of 1872, enactment date 25 अप्रैल 1872। आओ तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचाई जाए। क्या लिखा है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1870। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ
होल ऑफ इंडिया बहुत लाल अक्षरों में है। क्यों है? देखिए, मेरा भारत महान है और इसको महान बनाने वाला ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यही चलाता है। आओ भाई का योगदान देखते हैं देश के प्रति। आइए 30 अक्टूबर 2019, आइए इस नोटिफिकेशन का नाम देखते हैं। नोटिफिकेशन का नाम क्या है? अरे नाम नंबर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों बोला है? जम्मू एंड कश्मीर जहां स्टेट होता था उसको रीऑर्गेनाइज करके 2 पार्ट में भागा और यूनियन टेरिटरी बना दिया। यस और नो? तो बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। शॉर्ट टाइटल इसका भी है, हाँ कि ना? चलिए आते हैं। अब देखो सबसे मजे की बात, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही। इस नोटिफिकेशन के अंदर 36 बातें हैं, लेकिन जो आपके लिए रेलिवेंट है वो मैं लेके आया हूं। सबसे सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है। ये फोर्स में कब आया है? ऑन इट्स पब्लिकेशन। फोर्स में यानी कि कमेंसमेंट कब से हुआ है? जब इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश कब किया? 30 अक्टूबर 2019। आओ दूसरा, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कितनी ध्यान से? एकदम ध्यान से। क्या लिखा है देखो, ऑल सेंट्रल लॉज। क्या बोल रहा है? ऑल सेंट्रल लॉज। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेंट्रल लॉ है? क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेंट्रल लॉ है? क्या कंपनीज एक्ट सेंट्रल लॉ है? अरे कंपनीज एक्ट तो पहले भी लगता था जम्मू एंड कश्मीर में। तो जितने भी सेंट्रल लॉज है जो कि एप्लीकेबल होते थे टू द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अब तो स्टेट नहीं रहा जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब स्टेट था तो कुछ कुछ एक्ट तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते थे ना, और उसके कुछ खुद के भी बनाए हुए एक्ट थे ना स्टेट के। सो नो? तो अपन स्टेट एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो पहले जम्मू एंड कश्मीर पे लगते थे ना, जैसे कि कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट पहले भी लगता था। हेलो, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगता था ना, तब भी कंपनीज एक्ट जम्मू एंड कश्मीर लगता था। हेलो, सबको समझ रहा है? तो क्या वो सेंट्रल लॉज थे? तो लेकिन बोले अब तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा, अब क्या रह गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ। तो बोले वो जितने भी सेंट्रल लॉ पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे लगते थे ना, अब किधर लगेंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बराबर है क्या? तो देखो क्या लिखा है, इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे कौन सा है? 30 अक्टूबर। शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इन द यूनियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हाँ कि ना? दूसरा जिसमें तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? ऑल दोस ऑर्डिनेंस रूल्स। बताने की जरूरत क्या है? कुछ है क्या ऑर्डिनेंस और रूल्स में? नहीं। विच आर एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड इमीडिएटली बिफोर द अपॉइंटेड डे। इमीडिएटली बिफोर द, यानी कि 30 अक्टूबर के पहले जितने भी सेंट्रल लॉ ऑर्डिनेंस जो सारे इंडिया में लगते थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे, अब वो किस पे लगेंगे? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो क्या बोला? जो पहले नहीं लगते थे अब लगेंगे। यानी कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे के सारे अब जम्मू एंड कश्मीर में लगेंगे। ये था एक्सटेंट, ये था एक्सटेंट। तो अभी सेक्शन 1 खत्म हुआ है। अभी सेक्शन 1 खत्म हुआ है। सेक्शन 1 क्या क्या बताया है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सटेंट इज टू द होल ऑफ इंडिया एंड कमेंसमेंट इज 1 सितंबर 1872। पक्की बात है क्या? अरे यस और नो? शॉर्ट टाइटल खत्म, शॉर्ट टाइटल खत्म। मजे की बात है, मजे की बात है, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट? अरे हेलो, हम हर बार क्या समझे हैं? पर्पस। पहले ही क्लास में अपन ने क्या सीखा था? सर लॉ आते क्यों है? अब लॉ के अंदर ही क्या आता है? एक्ट। लॉ के अंदर ही क्या आता है? अरे क्या जरूरत पड़ गई थी 1872 में इसको बनाने की? अरे हेलो,
मैंने स्टार्ट ही किससे किया था? सुनो मेरी बात, मैंने स्टार्ट ही किससे किया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बिजनेस लॉज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका बिजनेस लॉज है। सारा फोकस इधर, वहां के बच्चे लोग बात ज्यादा करते हैं, इधर देखो बिजनेस लॉज है। देखो क्या पहले बिजनेस नहीं होते थे क्या? 1872 के पहले होते थे। अलग से एक्ट की क्या जरूरत है? देखो क्या होता है, जैसे जैसी माया बढ़ने लग जाती है ना, क्या बढ़ने लग जाती है? माया। यहां कोई लड़की माया है क्या? ठीक है, सुनो 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 सुनो। ए भाई तू तो भावनाओं में बह जाता है। हाँ हाँ, तो देखो सुनो सुनो, पहले 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 भी बिजनेस होते थे, लेकिन क्या होता था? पहले जुबान की कीमत होती थी। किसकी कीमत होती थी? भरोसा होता था लोगों को एक दूसरे का, ये बोला है तो करेगा ही। धर्म को बहुत ज्यादा वो दिया जाता था, तवज्जो। धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों को पैसा दिखने लग गया ना, गोरे आने लग गया, पैसा दिखने लग गया, तो धोखाधड़ी ज्यादा होने लग गई। जैसे कि क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो किया कि मैं तेरे को कुछ गुड सप्लाई करूंगा, मैं तेरे को ये सर्विसेज दूंगा, लेकिन वो पूरा होता नहीं था। ऐसे तुम सोचो बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने हुआ। अरे बिजनेस तो बहुत पहले से है ना, बस ये है कि अब बिजनेस करने का तरीके बहुत ज्यादा हो गए हैं, हाँ कि ना? अभी फॉर सपोज मैं एक होम ट्यूटर होता 1872 का, हाँ कि ना? ऐसे क्लास वास होती थी क्या? ऐसे लैपटॉप और इसमें पढ़ाते थे क्या? नहीं, दरी बिछा के, पटिया बिछा के उसमें लिखते थे पेंसिल से, बरोबर है? टीचर मारता था सुटिया ही सुटिया, बराबर है क्या? वही था। और मान लो उस टीचर को तुम पैसा दिए और पैसा देने के बाद वो तुमको पढ़ा नहीं रही, ये भी तो एक बिजनेस था उसका, हाँ कि ना? अब इसको पूरा कौन कराएगा? उस समय तो कुछ था नहीं। जब ये धीरे 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 बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने नहीं लगे, तो बोले यार अब एक लॉ की जरूरत है जिसका नाम रखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, जो बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, और अगर कोई पूरा नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों पार्टी के ऑब्लिगेशन होंगे, एक पार्टी को पैसा देना रहेगा, दूसरा पार्टी उसके बदले गुड्स या सर्विसेज लेगा, हाँ कि ना? दोनों में से जो भी नालायक पंती करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आएगा और क्या बोलेगा? अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर में आएगा और क्या बोलेगा? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे। हाँ हाँ, रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। ओहो, इधर 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 इधर। कॉन्ट्रैक्ट एक पिक्चर में आके क्या बोलेगा? जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। यहां ध्यान दो। अरे यार ये लोग कैसे हैं यार? ए तुम लोग इधर बैठो, उधर निकलो वहां से। एक तो 4 लोग की जगह में 8 लोग बैठे हो। इधर इधर निकलो तुम लोग, इधर 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 बैठो, इधर बैठो, इधर इधर सामने बैठो, मेरी नजर के सामने, मेरे जिगर के पास। इधर आओ, आओ उधर से, तुम भी आओ। हाँ, चिपक के मत बैठो, गलत सोचते लोग। ए हाँ उधर। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस क्या है? वादों को पूरा करा। अब मजे की बात है, मैंने बार बार आपको बोला कि वादे को पूरा कराएगा। अरे कराएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैं बता रहा हूं, मैं तुमको निचोड़ बता दूं, अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ। ये पर्पस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि दो पार्टी आपस में जो वादे कर रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर दोनों में से एक भी नालायक पंथी करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भगवान के रूप में पिक्चर में आएगा और उस वादे को पूरा करवाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वादे को पूरा करवाने को ऋतिक रोशन नहीं है, वादे को पूरा करवाने को, वादे को पूरा कराने को क्या बोलते हैं? इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये इनफोर्सिबिलिटी, ये कोर्ट का फोर्स, ये लॉ का फोर्स तब आएगा जब दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी नालायक पंथी करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर पे आएगा। और जो हमने गाना गा के बोला है, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, बोले जो वादा किया है इनफोर्सेबल होगा। समझ में आई क्या बात? दैट इज अ इनफोर्सिएबल बाय लॉ। आऊंगा मैं धीरे से, अभी भी ऊपर की मलाई पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एवरीबॉडी ध्यान इधर। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपके सामने केस स्टडी रखने वाला हूं, वो केस स्टडी आप बताओगे कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों।
ठीक है, अरे ठीक है। ये पिंकी प्रॉमिस बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, अरे होते हैं क्या, ठीक है। तो क्या ऐसे वादों को कॉन्ट्रैक्ट पूरा कराता है? अच्छा, पिंकी प्रॉमिस किस किस चीज के लिए करते हो आप? बचपन में करते थे प्रॉमिस, ऐसे करके खींचते थे, हाँ, बस। तो मुझे आप ये बताओ किस किस चीज के लिए आप पिंकी प्रॉमिस करते थे? आओ थोड़ा सा बचपन रिपीट करते हैं, आओ एक बार और बचपन आप बच्चे बनते हैं। हाँ बता बेटा, पिंकी प्रॉमिस किस चीज के लिए करते थे? बोल बेटा गुरलीन, किसके लिए? चॉकलेट शेयर करने के लिए, बराबर। तो अब जैसे कि मान लो मैं मेरी वाली से ऐसे पिंकी प्रॉमिस किया हूं, ठीक है, कि भाई मैं तेरे साथ चॉकलेट शेयर करूंगा, और मान लो नहीं करता तो चले जाएगी कोर्ट, सर इनफोर्सेबल, हाँ कि ना? कोर्ट लुक्खा बैठा हुआ है, अरे बैठा है क्या लुक्खा? ठीक है। तो मैं तुमको मामले की गंभीरता बताना चाह रहा हूं। क्या ऐसे वादों को कोर्ट पूरा कराएगा? क्या ऐसे वादों को कोर्ट इन्फोर्स कराएगा? क्या पिंकी प्रॉमिस को फोकड़ बैठा है कोर्ट? दूसरा केस स्टडी, ठीक है, सुनो सुनो, अभी सुनो, अभी तो क्लाइमेक्स आया ही नहीं, तुम पहले से वो करने लग गए हो यार। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये कौन है? ये कौन है? दाऊद इब्राहिम है, नाम खराब कर रहा है मेरा। दिस इज द लॉ मैवन, CS LLM, अर्जुन छाबड़ा जी। अरे सुनो ना मेरी बात, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, अरे सुनो तो, सुनो तो। अब भाई मेरा जीवन क्या है? पढ़ाना। मैं तो समर्पित हूं तुम लोग के लिए। ऐसा तुमको लगता नहीं क्या मेरे टीचिंग से मैं घुस जाता हूं पूरा पढ़ाते पढ़ाते? ऐसा लगता कभी उधर के आ जाऊंगा उधर। हाँ, मेरे दोस्त ऐसे ही बोलते, बोले कहां घुस जाता है ऐसे करके। सुनो तुम मेरी बात। अब ये भाई साहब तुम्हारे को CMA इंटर पढ़ा वढ़ा लिए, बैच वैच खत्म हो गया। भाई का पर्सनल जीवन है कि नहीं है? निजी जीवन होता होगा कुछ। उस पर्सनल जीवन पे आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सिर्फ काल्पनिक तौर पे लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और उसमें ऐसे रियल लाइफ से उसका कोई संबंध नहीं है। तो इसने क्या किया, बोले चलो बैचेस वैचेस खत्म हो गए हैं, अभी 10-15 दिन की छुट्टी है। तो इस भाई साहब की एक गर्लफ्रेंड थी जो उनके होम टाउन पे रहती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये अर्जुन छाबड़ा की क्या है? गर्लफ्रेंड, जो कहां रहती है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर पे। अरे हाँ कि ना? ठीक है। तो मैंने इसको, अरे यार फिर क्लाइमेक्स नहीं आया अभी, ठीक है, तो मैंने इसको बुलाया काहे के लिए? मैं आप आइए पूना, आप पूना आइए, हम कहीं घूमने चलते हैं। ये एक लोनावला का रिसोर्ट है। लोनावला यही है पूना में। तो मैं आओ थोड़े से डेज स्पेंड किए जाएंगे, चिल करेंगे, हाँ कि ना? अब इधर भी हेलीकॉप्टर से जाऊं मैं, उड़ेगा और पहुंच जाएगा, मजा भी नहीं आएगा। सुनो 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 भाई, गाड़ी वाड़ी है मेरे पास। सुनो सुनो, तो मैंने इसको बता दिया, एक रूम नंबर अपना उधर बुक है रिसोर्ट में 420, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला आप डायरेक्ट पुणे मत आइए, लोनावला आइए, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, हाँ कि ना? वहीं पे मिलूंगा। और वहां पे मिलने में ऐसा था कि मैं तो वहीं था, मेरे को रितेश सर का अर्जेंट कॉल आया, बोले सर इमीडिएटली मीटिंग है, बैचेस जल्दी शुरू करने हैं, ज्यादा लेट हम लोग कर नहीं सकते, कॉम्पिटिटर वाले जल्दी शुरू कर रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे। मतलब अच्छा, रितेश सर ने अर्जेंट बुलाया तो मैं हाथों हाथ वहां से निकल गया। मैं वहां से पुणे आ गया, वो होम टाउन से किधर पहुंची? सीधा की सीधा लोनावला। उसको वहां पे क्या दिखा? ताला बंद। चलो ताला खुला भी रहा तो मैं नहीं था, और मैं बोला अब जो हमने जो हॉलीडेज प्लान किए थे वो मुश्किल है, यू कम टू पुणे, हम सैटरडे संडे का भी मिल लेंगे और फिर तुम वापस चले जाना। उसको ऐसा गुस्सा आया ना, वो दुर्गा माता बन गई एकदम, हाँ कि ना? इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अब बोले अब देख तेरे को बताती मैं।
खत्म सब किस्सा कहानी। और बोले इस चीज का जो मैंने टाइम स्पेंड करके इधर तक आई, जो मेरा समय बर्बाद हुआ, ये सारी चीज का, और जो मेरी फीलिंग को हर्ट हुआ उसका मेरे को हर्जाना चाहिए। और वो जारी है और वो जारी है और वो जारी है कोर्ट पे मेरे खिलाफ केस फाइल करके लिए। बराबर है क्या? आप बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक्सपर्ट ऑफ लॉ मेड बाय CSLLM अर्जुन छाबड़ा, एडवाइस करिए मेरी गर्लफ्रेंड को कि क्या कोर्ट का सहारा वो ले सकती है, क्या कोर्ट उसकी बात सुनेगा और मेरे को बोलेगा कि इसके टिकट के पैसे और उसके जो दिल दुखा है उसके पैसे उसको दिए जाएं। नहीं बोलेगा ऐसे? क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? सोशल एग्रीमेंट है। आज आपका डाउट मैं यही दूर कर देता हूं। ये सब फाउंडेशन लेवल तक ही था कि सर सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सिएबल बाय, ठीक है। क्लाइमेक्स दू क्या? इवन दो सोशल एग्रीमेंट है, इवन दो डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये इरादा रखे थे कि ये इरादा पूरा नहीं हुआ तो कोर्ट सीट के लेकर जाऊंगा, अगर ऐसा है, आप इवन दो सोशल एग्रीमेंट है आप उसको कोर्ट से पूरा करवा सकते हो। मुद्दे की बात रहेगी सर इसको प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट जनरली ओरल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो सोशल एग्रीमेंट था, वो डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, हाँ कि ना? डोमेस्टिक यानी कि घर घर के बीच में, सोशल यानी कि दोस्त यार के बीच में, अनऑफिशियल, हाँ कि ना? ये चीज अब तक आपने पढ़ी थी कि अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, हाँ कि ना? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तब तक पूरा नहीं होता, हाँ कि ना? तो इसके लिए पहले मैं आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल देता हूं, फिर सारी चीजों को समझा के लूंगा। मैंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस ये है कि दो व्यक्ति जब बिजनेस से रिलेटेड वादे करते हैं ना और उसमें से दोनों पूरे नहीं करते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिक्चर पे आएगा और बोलेगा जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, हाँ कि ना? अब मान लो रितेश सर के पास एक गाड़ी है एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं बोला सर मेरे को दे दो, सर ने बोला आप दे देता हूं, हाँ कि ना? मैं पैसा लेके आप सर दे नहीं रहे, हाँ कि ना? क्या कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगा क्या? अरे बिजनेस है ना, अरे इनसे नहीं लेता शोरूम वालों से लेता, शोरूम वाले भी नहीं देते तो उनके ऊपर भी केस करता। बस फर्क इतना है यहाँ पे अपने बॉस दे रहा हूं, यस और नो? वो बिजनेस और कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, यस। अरे वो बिजनेस ही है, शोरूम वाले भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना, हाँ कि ना? उस पे मेरे को कुछ प्रूफ प्राप्त करना नहीं पड़ेगा, हाँ कि ना? सीधा वो इन्फोर्स होगा और सर को बोला जाएगा आप गाड़ी दीजिए। या मान लो मैं नालायकपंती कर रहा था, सर गाड़ी दे रहे थे तो कोर्ट मेरे को क्या बोलता, आप पैसे दीजिए, हाँ कि ना? ठीक है। लेकिन साफ एक बात है यार कि जो सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, जैसे ये गर्लफ्रेंड वाला हुआ, यस और नो? अब मैंने आपको एक दिन बोल दिया था कि क्लास के बाद मैं आपको कॉफी पिला लेके जाऊंगा, नहीं लेके गया तो मेरे को कोर्ट पे घसीट के लेके जाओगे क्या? नहीं। समझ में आई क्या बात? तो मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगा अभी, जहां पे केस लॉ पे ये साफ बोला गया है कि अगर सोशल एग्रीमेंट है, अगर डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जिसमें कमर्शियल नेचर का, बिजनेस नेचर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इवन दो वो इन्फोर्सेबल है, अगर पार्टीज उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल कराना चाहती थी, इंटेंशन था, बस फर्क इतना है, ओरल रहेगा ना? कैसे रहेगा? ओरल। तो जो पार्टी क्लेम कर रही है ना कि सर हमारा इरादा था, हम इसको इन्फोर्स कराना चाहते थे, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा ये इरादा कैसे था, विटनेस लाना पड़ेगा ओरल के केस में, हाँ कि ना? रिटर्न है, अगर मान लो मेरी गर्लफ्रेंड और हमने रिटर्न किया था, दूसरा एग्जांपल, सेकंड टाइम बुलाया उसको, इस बार मैं फ्री हूं वाकई में, ठीक है। अभी सेकंड टाइम बुलाया तो बोले इस बार मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लिख के दे, लिख के दे। स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया और वो ये लिखा कि इस बार नहीं लेके जाऊंगा तो तू जितना हर्जाना मांगेगी उतना हर्जाना दूंगा। स्टाम्प पेपर में था, वकील से सब कुछ ऑथेंटिक करा के लिया। सोशल ही है ना? अरे यार वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल नेचर का क्या है यार? गर्लफ्रेंड है मेरी, हाँ कि ना?
सोशल ही है ना, लेकिन उस सोशल एग्रीमेंट में भी हमने क्लॉज इंसर्ट किया है कि अगर दोनों पार्टी में से अगर वो आई नहीं और मैं उसको वीकेंड में एंजॉय करवाया नहीं, दोनों में से एक पार्टी ने अगर ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, कोर्ट उसको इन्फोर्स करेगा। ये हमने क्लॉज डाला था। समझ में आई क्या बात? तो इवन दो सोशल नेचर का भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आपका इरादा था कि हमको इसको इन्फोर्स कराना है, वो इन्फोर्स होगा, वो इन्फोर्स होगा। वापस अब क्लाइमैक्स कंक्लूजन, आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करूंगा, समझ के लेना। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, there is a usual presumption, there is a usual presumption, there is a usual presumption. What is the usual presumption? usual presumption आम तौर पे जो माना जाता है, मोटा माटी, जनरली एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरली अगर बिजनेस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन्फोर्स कराने का इरादा प्रेजेंट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर सोशल नेचर का है, अगर डोमेस्टिक नेचर का है, तो इन्फोर्सेबल कराने का इरादा एब्सेंट होता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। समझ में आई क्या बात? ऐसा माना जाता है, पक्की बात है, ठीक है। तो अगर माना जा रहा है बिजनेस वाले में, तो उधर प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबल। सोशल एग्रीमेंट में यू हैव टू प्रूव कि हमारा इरादा था, और ये प्रूफ करने वाली बात भी कब आएगी? जब आपने क्या किया है? ओरल। रिटर्न में तो कोई बात ही नहीं है। और पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इंग्लैंड के अंदर कंपलसरी आपको रिटर्न में ही करना है। समझ में आई क्या बात? अपने यहां ओरल और रिटर्न दोनों ही चलता है, अपने यहां ओरल और। क्या वो केस लॉ का नाम आप लोग जानना चाहेंगे? वो केस लॉ का नाम है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस। एक बार बोलेंगे, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस। उसके कंटेंट पहले पढ़ने के पहले आप मेरे को सुन लो क्या है। दो पार्टी के बीच में बिजनेस एग्रीमेंट हुआ था, दो पार्टी के बीच में बिजनेस एग्रीमेंट। बिजनेस एग्रीमेंट में व्हाट इज द यूजुअल प्रिजम्पशन कि दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बाय डिफॉल्ट। बिजनेस एग्रीमेंट करने के बावजूद उनमें अपने एग्रीमेंट में यह लिखा था कि मान लो दोनों पार्टी में से एक पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती, फिर भी ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इवन दो ये बिजनेस एग्रीमेंट था, लेकिन उनने क्लॉज क्या डाला? नहीं भी पूरा करेंगे तो ये इन्फोर्स नहीं करना है। तो बताओ, बिजनेस एग्रीमेंट होने के बाद भी इन्फोर्सेबल नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट में बात थी। तो सोशल एग्रीमेंट अगर रहेगा और अपन ये क्लॉज डाल देंगे कि इवन दो सोशल है ये इन्फोर्सेबल होगा, तो ये होगा। समझ में आई क्या बात? क्लैरिटी है? एक बार पढ़ेंगे इसको, देखो क्या है। द एग्रीमेंट एंटर्ड, द एग्रीमेंट एंटर्ड स्टेटेड दैट, क्या लिखा था? इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिडिक्शन इन द लॉ ऑफ कोर्ट्स। The agreement was not enforceable by law as the parties never agreed to create legal obligation despite being a business agreement. समझ में आई क्या बात? सबको समझ में आ गई बात? यस और नो? किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? आपका होमवर्क बोलूं क्या मैं? सारी चीज तो आपको रट गई है, सारी चीज आपको रट गई है। एक बार फाइनल रिवीजन में आपको करा के छोड़ूंगा। अभी आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा, आप बोर हो जाओगे। कॉपी में नोट डाउन करके आना, फ्रेश फ्रेश रहेगा, घर जाते ही नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं सारी चीज रिपीट कर रहा हूं वापस से। कॉपी में अपने को नोट डाउन करके लाना है। क्या क्या नोट डाउन करना है मैं आपको सब बता रहा हूं, बराबर है क्या? सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 के अंदर आप लिखोगे कमेंसमेंट डेट 1 सितंबर 1872। उसके नीचे या कहीं पे भी लिख लेना इनएक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1882। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल? ऑलरेडी कवर्ड, हाँ कि ना? एक्सटेंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। उसके नीचे नोटिफिकेशन नंबर 3912E ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाँ कि ना? डेट 30 अक्टूबर 2019, हाँ कि ना? कमेंसमेंट इज ऑलरेडी कवर्ड, हाँ कि ना? फिर मैंने आपको क्या बताया? ये बिजनेस लॉज है। पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? एवरी बिजनेस एग्रीमेंट, हाँ कि ना?
जो बना है दो पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको क्या करता है, इन्फोर्स। आप पर्पस में इतना भी लिख के आओगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज मेड टू फुलफिल द प्रॉमिस, मेड टू फुलफिल द प्रॉमिस विच इज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसको पूरा करने के लिए चलेगा। और आप लिखकर ये लिख दो जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा तो भी चलेगा, हाँ कि ना, पक्की बात है। और आप एक लास्ट बात क्या लिखोगे, यूजुअल प्रिजम्पशन। क्या लिखोगे, यूजुअल प्रिजम्पशन। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, क्या है, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। यूजुअल प्रिजम्पशन, पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट है तो क्या होता है, पार्टी इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या बोला है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। एंड व्हाट इज अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अरे अनलेस अदरवाइज समझे क्या, बिजनेस नेचर में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन आप बोलोगे हमको इन्फोर्स नहीं कराना है तो इन्फोर्स नहीं होगा। केस लॉ का नाम नोट करो, क्योंकि ये आपके नोट्स के अंदर ही है, बस इसलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ केस लॉ का नाम नोट करो, बाकी पूरा नोट्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोस। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अरे है क्या, पक्की बात। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर द डे।